हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया था गैल्वेनिक सेल के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल जो है उसका वर्किंग कैसे होता है। हमने ये भी देखा था कि कोई रिएक्टिव मेटल जो है वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उनके अंदर जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर जो रिएक्शन होने वाली थी वो क्या थी। तो बच्चों अब मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में फिर से बता देता हूँ। हमने कल किया था कि हमारे पास एक जिंक का इलेक्ट्रोड था जो लेफ्ट बिकर के अंदर लिया गया था, उसमें हमने दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, कॉपर के आयन थे। एट दैट टाइम क्या होता है कि जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में Cu का क्या था, फॉर्मेशन था, यही था, है ना। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहली बार कि जब हमने क्या किया, गैल्वेनिक सेल को बनाया, तो आई थिंक मैंने उसके बारे में आपको कंप्लीट जो डिटेल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने बात कर रखी है पहले ही, कि किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब जो लेफ्ट साइड में था उस मतलब जो राइट में था उसको हमने ई राइट कहा था, लेफ्ट साइड में था उसको हमने क्या कहा था, ई लेफ्ट कहा था। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने नोट का प्रयोग किया था, तो वो पूरा पोर्शन हो गया था। और उसके बाद हमने कल एक इक्वेशन बनाई कि ई सेल इज इक्वल्स टू किसके था, ई सेल था ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही था ना बच्चों, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्लियर थी बात ये, या क्या नोट माइनस है नोट था, या रिडक्शन माइनस क्या था आपके पास, ऑक्सीडेशन था। और ये मैंने बताया था कि क्यों, क्योंकि ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। और टोटल सेल का जो पोटेंशियल तो जोड़ है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में क्या था आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ओपी को आरपी की फॉर्म में लिखने के लिए हम माइनस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का यूज किया जाएगा। और रीजन क्या बताया था, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री के अंदर अब हम आगे क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करेंगे। तो बच्चों आज हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि किसी भी गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो क्या था उसमें, अगर मैं आपको रिएक्शन बताऊं तो हमने लिख रखी है कि एक तरफ हमारे पास जिंक था, फिर क्या बना, Cu2 पॉजिटिव था। एट दैट टाइम क्या होगा आपके पास, Zn2 पॉजिटिव प्लस में किसका फॉर्मेशन होगा, कॉपर का, ठीक है ना बच्चों। ये तो किसका रिएक्शन था, सेल रिएक्शन था। आफ्टर दैट अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास कि सर जिंक था, रिएक्टिव होने के कारण Zinc2 पॉजिटिव उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा और ये आयन में चले जाएंगे। एक्वस लिख सकता हूं इसको, है ना, ये एक्वस फॉर्म में है। ये कौन सा था, सॉलिड फॉर्म में था। साथ में आपको क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं कि राइट साइड में क्या होता है, तो वहां आपके पास क्या था, कॉपर के आयन थे जो एक्वस सॉल्यूशन में पहले ही पड़े थे, मतलब सॉल्यूशन के अंदर थे। और ये कॉपर के आयन क्या करते हैं, कॉपर की इलेक्ट्रोड से दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, सॉलिड कॉपर मेटल की उस इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और हमने एक बीच में चीज लगाई थी, उसका नाम क्या था, साल्ट ब्रिज था। क्लियर बच्चों बात है। तो अब रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हमें बस ये तीन चीज चाहिए। क्या था कि लेफ्ट साइड में क्या है रिएक्शन की, और राइट साइड में क्या है, और साल्ट ब्रिज जो है वो कैसे हम इसको लगाने वाले हैं। और याद रखना, कल मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो लेफ्ट साइड में हमेशा लोन फार्मूला याद रखना कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है ना। तो आइए देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इन मिडल यूज की जाती है दो पैरेलल लाइन, और इन दोनों पैरेलल लाइन को यूज किया जाता है किसके रूप में, साल्ट ब्रिज के रूप में। ये क्या है, उन दोनों सेल्स के बीच की साल्ट ब्रिज। क्लियर बच्चों। इस साइड हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल को, किसको रखेंगे बच्चों, रिडक्शन हाफ सेल को, ठीक है। और इस साइड रखा जाएगा किसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और क्या है वो देखो, हमने ऑक्सीडेशन में क्या देखा कि हमारे पास मेटल था जिंक का, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जहां पर ये जो है वो कौन सा था, सॉलिड फॉर्म में था। मतलब आपके पास जिंक था और वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ये एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ ब्रैकेट में या सम टाइम कोमा लगा करके, वो अलग हर एक बुक की अलग अलग क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन जो है इसकी मिल जाएंगी। मतलब कईयों के अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेशन को पहले ही लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि 1 मोलार या 2 मोलार कंसंट्रेशन था, 1 मोलार पे तो ई नोट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा होता है सम टाइम ये 2 मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे डिनोट किया होता है। क्लियर। तो ये क्या था, लेफ्ट सेल है, उसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन, फिर हमने साल्ट ब्रिज। आफ्टर दैट क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। मतलब वहां क्या था आपके पास, कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन थे एक्वस मीडियम के अंदर, जो किस में कन्वर्ट हुए थे बच्चे, कॉपर के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है उसकी
कंसंट्रेशन, मतलब सम टाइम कंसंट्रेशन आपको एक्वस सॉल्यूशन के आगे लिखी मिलती है और सम टाइम कोमा लगा करके कहाँ इनके आगे और पीछे मिलती है, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी सेल का। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेल को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये बोलता हूँ कि रिएक्शन आपको बतानी है कॉपर एंड जिंक के बीच में, तो क्या रिएक्शन होती है कि एक तरफ आपके पास क्या होता है, कॉपर होता है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन होते हैं। ये Ag पॉजिटिव 1 था। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तरफ तो कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा, दूसरी तरफ क्या बनेंगे 2Ag, यहाँ पर 2Ag होंगे। क्लियर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे कि बीच में हमारे पास एक साल्ट ब्रिज है, एक तरफ हमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कॉपर का, तो कॉपर बदला है किसमें, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर, मीडियम कौन सा, एक्वस, कंसंट्रेशन जितनी गिवन हो। आफ्टर दैट हमारे दूसरी तरफ क्या था, Ag था, वो Ag किसके अंदर, अच्छा कोफिशिएंट जरूरी नहीं है, याद रखना है यहाँ कोफिशिएंट दिखाने हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं ना। आफ्टर दैट वो किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर के अंदर, ठीक है ना। तो ये है रिप्रेजेंटेशन किसी सेल का, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल का सिंपल पोर्शन। अच्छा एक बात आपने नोट की कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हम ना वोल्ट मीटर लगाते हैं। वो वोल्ट मीटर क्या करता है, किसी टोटल सेल का पोटेंशियल हमें देता है। मतलब हमें वोल्ट मीटर लगाने के बाद रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल से जितना पोटेंशियल मिलता है उसको हमें वो मेजर करके टोटल वोल्टेज बताता है। जैसे जिंक और कॉपर की अगर आप बात करते हो तो टोटल वोल्टेज उसका 1.1 होता है, लेकिन वहीं पर जिंक का होता है 0.36 और कॉपर का जो होता है वो होता है 6.4। तो बात ये है कि हमें कैसे 0.64 हमें कैसे पता चलेगा कि इस अकेले का वोल्टेज 0.36 और 0.64 है, तो हम तो कंफ्यूज हो गए। अब ये कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं क्या करता हूँ गैल्वेनिक सेल बना करके किन्हीं भी इलेक्ट्रोड्स का, किन्हीं भी एक्वस सॉल्यूशन का गैल्वेनिक सेल बना करके अगर मैं क्या करता हूँ इलेक्ट्रोड ई सेल कैलकुलेट करता हूँ, तो याद रखना ये टोटल सेल का आता है, ना कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का। लेकिन मुझे क्या करना है, कॉपर का या जिंक का या सिल्वर का किसी भी एक का अलग से क्या करना है, हमें जो मेजर करना है। तो इसका मतलब कि अगर हमें क्या करना है, किसी एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें किसी चीज का रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। अब ऐसा हमें क्यों करना है, आइए पहले इसी को समझ लेते हैं कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करें। इन फॉर्मूला को याद रखना बेटा, जितने भी हमने फार्मूला अब तक किए हैं वो सभी आपको रिमेंबर होने चाहिए, मगअप कर लेना इनको अच्छे से। तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो बोलोगे कि सर सिंपल है, वोल्ट मीटर लगाओ और क्या करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करो। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल अगर लगा करके मेजर करते हैं तो मैंने अभी बताया कि वो सेल का पोटेंशियल आता है, तो सिंगल सेल का पोटेंशियल कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। मैंने ये देखा कि एक ना राम है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, श्याम था। राम और श्याम दोनों के नंबर जो हैं जोड़ करके क्लास में कितने आए, मान लो 10 आए, ठीक है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना केवल राम के हैं वो जो नंबर मार्क्स जो है वो क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। कब तक नहीं पता चलेगा, जब तक मुझे श्याम के मार्क्स ना पता हो। क्लियर। लेकिन बाद में पता चला कि श्याम तो बिल्कुल ही क्या है, ढीठ है क्लास के अंदर, हर एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने आते हैं, 0 आते हैं। तो इसका मतलब मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस बार भी उसके मार्क्स कितने आए थे, 0 आए थे। क्लियर। मान लो 0 नहीं लेना चाहते, श्याम थोड़ा बहुत पढ़ता होगा, मान लो कि 2 नंबर आए थे, तो इसका मतलब कि ये तो कंफर्म है कि अगर बाकियों के अंदर 2 है तो ऑलमोस्ट श्याम के इसमें भी कितने आ सकते हैं, 2 ही। तो मतलब राम जो है वो कितने मार्क्स लेकर के आया था, 1, तभी तो कितना हुआ 10। कुछ समझ आया क्या कहा मैंने। ये कहा कि एक इधर है सेल, एक इधर है सेल, ये अगर कॉपर का है, अच्छा इस तरफ मैं ऐसा कोई सेल रख लूं जो श्याम के जैसा है, मतलब जिसका मुझे पहले से क्या हो, पता हो कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो क्या मैं कॉपर के सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूंगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि टोटल तो मैं वोल्ट मीटर लगा करके मेजर कर लूंगा ना, कि टोटल जोड़ तो मुझे पता होगा कि टोटल करंट कितना बनने वाला है, कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो बात क्या रही, बात ये रही कि इसका कितना है, और इसका कैलकुलेट करने के लिए बस इतना पता हो कि सामने वाले का कितना है। क्लियर। यहाँ पर मैंने श्याम को क्या माना था, रेफरेंस माना था, मैं श्याम को रेफरेंस लेके चला था।
कि चाहे अब शाम का नंबर किसी भी नंबर के साथ जोड़ दो, किसी भी बच्चे के मार्क्स के साथ जोड़ दो, मुझे इसके दो पता है, मैं बाकी के क्या कर दूंगा, कैलकुलेट करके बता दूंगा। और मैंने यहाँ भी यही किया है कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या लिया है हमने, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है ना, हो गया इतना कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया। बात यह कि वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, वही हमारा अगला पॉइंट है, SHE, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसे कहा जाता है बच्चों समटाइम NHE, जिसका मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है बात ये कि अब हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस सेल है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल क्या है, एक ऐसा सेल है SHE जो क्या करता है, दूसरों के साथ ऐड करो, उस अकेले का क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके देगा। बाद में देखेंगे कैसे करके देगा, पहले ये तो पता हो कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और इसकी प्रोसेस जो है कि कैसे ये कैलकुलेट करके देता है, इसको रेफरेंस क्यों माना, ये सारी चीजें हम पहले ही देख लेते हैं। तो देखिए फिर अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास NHE या फिर SHE के बारे में। लेकिन एक बात याद रखना, नाम में पहले ही हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है ना, इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑलवेज किस कंसंट्रेशन पे, 1 कैपिटल कंसंट्रेशन पे काम करता है, किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे काम करता है, और उसके बाद किस प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करेगा। क्लियर है ना बात? एंड आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, क्या दे रखा आपको, प्रेशर दे रखा है। ठीक है ना, तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही क्या करेगा, ये आपको कैलकुलेट करके देगा। मतलब अगर मैं इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता हूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, ई नोट की। याद आया ना, ई नोट क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। मतलब मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके किसी भी सेल का क्या कर लूंगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लूंगा। तो मैं तो पढ़ रहा था मेजरमेंट के बारे में, यहाँ पे फोकस करना मेजरमेंट के बारे में। तो सर बोल दोगे ई नोट की वैल्यू तो SHE दे देगा, तो ई का वैल्यू सेल का टोटल पोटेंशियल कभी निकालना पड़ गया, या किसी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे मान लो आपको किसी मेटल का पोटेंशियल निकालना पड़ गया, मान लो ये मेटल है N पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा। समझ में आया क्या कहा मैंने, कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो मैं SHE यूज कर लूंगा, तो नहीं तो क्या करूंगा। तो इसलिए मेजरमेंट को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो पहला था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म, वो तो ये है SHE। दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट, दूसरा क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और उसमें यूज किया गया नर्न्स इक्वेशन का। हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ये अगला लेक्चर होगा। ठीक है ना, याद रखना नर्न्स इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार जेई में और हर बार नीट के अंदर इसके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नर्न्स इक्वेशन पे CBSE के अंदर भी एक इक्वेशन जरूर, मतलब क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है, न्यूमेरिकली पोर्शन है। आपको ये नहीं मिलेगा बुक में कि ये ड्राइव कैसे हुआ। ठीक है ना, कल का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम ये देखेंगे कि नर्न्स इक्वेशन इन रियल बनता कैसे, उसको हम एप्लीकेबल कैसे करेंगे, क्या वो ई सेल की वैल्यू को सही से कैलकुलेट कर पाता है, अगर कर पाता है तो किन किन चीजों की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो नर्न्स इक्वेशन तो याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उस कंप्लीट लेक्चर को देखना है आपको। अभी हम कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें क्या करना है, अगर मेजरमेंट करना है, मतलब अगर ई नोट सेल, ई ऑफ ऑक्सीडेशन, ई नोट ऑक्सीडेशन एंड ई नोट रिडक्शन अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए जरा एक बार ना पीछे वाले पॉइंट पे चलते हैं। जब हमने सेल बनाया था, जो हाफ सेल बनाया था, हमने जब हाफ सेल बनाया ना उसमें गैल्वेनिक सेल में, तो हमने क्या लिए थे, इलेक्ट्रोड लिए थे ना। एट दैट टाइम वो इलेक्ट्रोड किसके थे, वो इलेक्ट्रोड बने हुए थे किसके, मेटल के। लेकिन इस बार तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने वाले हैं।
इसका मतलब कि इस बार जो इलेक्ट्रोड बनेंगे वो किसके बनेंगे, H2 गैस के बनेंगे। फिर दिमाग घूम गया कि सर गैस के कोई इलेक्ट्रोड कैसे बना लेगा, बनती है ना बात, ये हम करेंगे कैसे बना लेगा। अगर मैं कंसंट्रेशन की, दैट मींस कि अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं तो वहां पर उसी मेटल के क्या हुआ करते थे, सॉल्यूशन। तो यहां भी हाइड्रोजन का क्या होगा, सॉल्यूशन। अब हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से आपका मतलब क्या है, अगर मैं कॉपर की बात करता तो कॉपर 2 पॉजिटिव होता, तो अगर हाइड्रोजन की बात करूंगा तो क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो क्या हो, H पॉजिटिव दे, और H पॉजिटिव देता है वो क्या होता है, एसिड। इसका मतलब आपको एक एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए। और एज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो एसिडिक सॉल्यूशन कितनी मोलैरिटी का होना चाहिए, 1 मोलैरिटी का। दैट मींस कि 1 मोलर सॉल्यूशन क्या करना है, किसी भी H पॉजिटिव का आपको यूज करना है। स्टैंडर्ड यूज किया जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जरूरी नहीं यही करो, कोई भी एसिड जो आपको H पॉजिटिव 1 मोलर दे सकता है, आप उसको क्या कर सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो। क्लियर। इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन के बनेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड बनाएंगे कैसे, मेन बात ये है। सॉल्यूशन हमें पता है, इलेक्ट्रोड हमें पता है, तो काम हमारा हो गया। स्टैंडर्ड कंडीशन हमें पता है। तो आइए हम चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की ओर कि ये बना कैसे। सबसे पहली चीज जो है ना वो है बच्चों आपके पास एक चेंबर लेना है, ठीक है ना, मतलब एक वेसल ले लिया और हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन को डिप कर दिया, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन जो नॉट सॉल्यूशन को डिप कर दिया, एक सॉल्यूशन ले लिया जो किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या किसी भी H पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन है, जिसकी कंसंट्रेशन आपको 1 कैपिटल M ले। क्लियर। फिर मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को एज इलेक्ट्रोड लेना, लेकिन हाइड्रोजन तो मैं किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो डुबो नहीं सकता। क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक्वस फॉर्म में है ना। तो हमने ना ऐसा किया कि यहां एक चेंबर दिया, ठीक है बच्चों। कुछ इस टाइप का, और ये जो चेंबर है ये बिल्कुल इवैक्यूलेटेड लिया। यहां से एक पासेज रखा जिसमें मैंने क्या किया, H2 गैस को पास किया, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम लिया गया था 298 केल्विन पे, और ये हाइड्रोजन गैस को मैं पास कर रहा हूं कितने पे, 1 atm प्रेशर पे। H2 गैस इसके अंदर आ रहा। तो फिर से सर कि H2 आएगा तो सर इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा, मुझे क्या करना था, ये देखो उस सेल के अंदर जब हम क्या करते थे, कोई सेल बनाते थे, कॉपर और उसके एक्वस के बीच में एक रिलेशन था, कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, सॉल्यूशन और उसके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता था। लेकिन कब, जब वो कंडक्शन का काम करते थे, तो सर गैस कैसे कंडक्शन करेगी, बात आती है ना ये। तो फिर हमने किया कि क्यों ना इसको बंद कर दें हम यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से बंद करके एक वायर लेकर के मैंने यहाँ यूज कर लिया बेटा प्लेटिनम। क्या कर लिए, सिंपल सी पतली सी प्लेट है जो किसकी बनी हुई है, प्लेट है जो किसकी है, प्लेटिनम कोएटेड। प्लेटिनम कोएटेड का मतलब उस पर प्लेटिनम की परत लगी हुई है, ठीक है ना। और वो तो स्टैंडर्ड होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब हम उसको क्या कर लेते हैं, वो पढ़ा था ना, नॉन रिएक्टिव क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब प्लेटिनम नॉन रिएक्टिविटी को शो करेगा, सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा। और यहाँ हमने एक वायर यूज की, ये वायर जो है आप कॉपर की या किसी भी कंडक्टिंग वायर को क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए, कंडक्टिंग वायर। क्लियर है बात, ये क्या किया, 1 मोलर HCl क्या था, चेंबर इवैक्यूलेटेड, फिर क्या कंडक्टिविटी के लिए क्या किया, हाइड्रोजन को। अब क्या हुआ, H2 आएगा, क्या करेगा, इस एक्वस में से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा H2 इस तरफ या हाइड्रोजन की तरफ, या हाइड्रोजन से ट्रांसफर करेगा किस तरफ, एक्वस सॉल्यूशन की तरफ। मतलब प्लैटिनम कोएटेड वहां पर कंडक्टिविटी का काम कर रहा था, और कंडक्टिंग वायर जो है वो कॉपर या किसी भी मेटल की बनी हुई थी। हाइड्रोजन को 1 atm पे पास किया गया। इसी पूरे को कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर बात है। और फिर ये श्याम है, और एनसीईआरटी और आईयूपीएसी ने मिलकर के क्या बोला, हम इसको क्या करते हैं, रेफरेंस करते हैं, ठीक है ना। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया और बोला कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा 0.00 वोल्ट लिया जाएगा।
एक बात दिमाग में बिठा लेना, ये कैलकुलेटेड नहीं है, रेफरेंस किया गया है, मतलब नहीं पता इसका पोटेंशियल कितना है, लेकिन मैं इसको क्या लेकर के चलता हूँ, जीरो। क्या लेके चलते हैं बच्चों, हम इसको जीरो लेके चलेंगे। मतलब अगर इसकी वैल्यू को मैं, अगर मैं इस सेल को किसी दूसरे के साथ ऐड करता हूँ तो इसका मुझे पोटेंशियल पहले से ही क्या होगा, पता होगा। हम किसी भी दूसरे सेल का क्या कर लेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, कुछ समझ में आया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेफरेंस वैल्यू जो है वो कितना लेना है, हमें 0.00 वोल्ट लेना था। ठीक है ना, याद रखना कि ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ, और एज ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए हमेशा आपको किसकी वैल्यू देगा, ई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। क्लियर। तो अब ना बात ये आती है कि सर मुझे दूसरे किसी सेल का इसका यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालना होगा, और कैसे हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड नहीं। मतलब आज मैं ई सेल के बारे में बात ही नहीं कर रहा, हम सिर्फ ई नोट ही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आया क्या है, ठीक है ना। इसकी जो वर्किंग है वो मैंने, सिस्टम जो है वो मैंने आपको बता दिया। एक बात और नोट कर लेना कि जो H2 गैस है, ठीक है ना, ये क्या कर सकती है, दोनों ही काम कर सकती है। मतलब इसमें रिडक्शन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। इसलिए भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का वहां पे यूज करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन जो है वो कैसे होने वाली है। ठीक है, ये दोनों, मतलब अगर मान लो सामने इससे ज्यादा रिएक्टिव, ये मैंने एक सेल लिया, इधर मैंने क्या कर दिया, SH ले लिया। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर ये क्या है, कम है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और दोनों टाइम चाहे ई नोट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, SRP हो, या फिर माइनस में ई नोट ऑफ क्या हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP हो, दोनों केस में वैल्यू कितना है, 0.00 वोल्ट ही मुझे लेना है। क्लियर है, तो ये है नॉर्मल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है बच्चों बातें, ये क्या था। तो आइए देखते हैं कि मान लो अब हमें ना पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसका, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का। बात यह है सर एक इलेक्ट्रोड का क्यों, क्योंकि दूसरी इलेक्ट्रोड तो फिर हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल में ही प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है ना, मैंने इसी सेल को यूज ले लिया। देखिए जरा, हमने इस तरफ एक इलेक्ट्रोड, एक सेल बनाया, उसमें क्या किया मैंने, कोई भी एक इलेक्ट्रोड ले लिया। मान लो ये इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का है। अच्छा, कॉपर के बाद कॉपर का, इसमें मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन रखा गया था, वो किसका था, कॉपर सल्फेट का था। हमने दोनों को क्या कर दिया, साल्ट ब्रिज से कलेक्ट करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो क्या निकालना है, ई नोट सेल निकालना है। हमने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर लगाया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। दैट मींस कि कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन। मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन और उसका क्या होगा, रिडक्शन। और ये वोल्टेज टोटल मुझे क्या करेगा, कितना वोल्ट आया, x वोल्ट मान लिया, मुझे कैलकुलेट करके ये बता देगा। मैंने इसको SH के साथ जोड़ा। दूसरी तरफ जिसका मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ मैंने उसको लिख लिया। अब क्या लिखा कि सर कॉपर का स्टैंडर्ड, अच्छा ये भी, ये बात तो मैं बताना भूल गया बच्चों, इसमें अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं तो दूसरा जो सेल होगा उसका भी कैलकुलेट किया जाएगा, ई नोट। मतलब उसमें भी आपको 1 मोलार कंसंट्रेशन, 298 केल्विन एंड 1 atm पे ही ऑपरेट करवाना होगा। ठीक है ना, मैंने कहा ना ई सेल की तो बात ही नहीं आज। तो मुझे क्या करना है, ई सेल की वैल्यू मुझे कितनी मिली, ई नोट सेल की मुझे मिली x वोल्टेज। क्लियर, वो मेरा वोल्ट मीटर बताएगा कि वहां पर कितना आपको वोल्टेज मिलता है। अगर टोटल मिल गया तो मुझे पता है कि ई सेल का वैल्यू क्या होता है, ई नोट का, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई नोट लेफ्ट होता है, या कैथोड माइनस एनोड होता है, या रिडक्शन माइनस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
अच्छा मुझे ये देखा कि ई नोट का वैल्यू तो सर कितना है, एक्स वोल्टेज आया था, राइट में वो रहा कितना वैल्यू है, 0, माइनस में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में कौन है, ई नोट, किसका, कॉपर का, 2 पॉजिटिव से क्या बना, कॉपर, मतलब क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन, अर्थात x वोल्ट इज इक्वल टू ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर, ठीक है ना। हालांकि मुझे पता है इसका कि कितना वोल्टेज होता है, मैंने आपको पहले बता भी दिया था, लेकिन वो तो रटने वाली बात होगी ना, मैं नहीं चाहता कि आप चीजों को रट करके करो, आप बेसिक तरीका समझो कि कैसे कैलकुलेट करना है जब भी क्वेश्चन आए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका 0.64 वोल्ट होता है, उसका 0.3 वोल्ट 4 वोल्ट होता है, उसका 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है ना। एक्स वो वोल्टेज आया, माइनस को इधर लेके आया, ई नोट कॉपर का कितना आया, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनने का कितना आएगा बेटा, माइनस का एक्स वोल्ट आएगा। माइनस क्या दिखाता है कि सर ये है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट किसकी फॉर्म में है, आरपी की फॉर्म में है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है, क्लियर है। जिंक होता मैं रख लेता, उससे कम रिएक्टिव है तो उधर होता, फिर क्या होता, 0 माइनस वो होता, ठीक है ना बेटा। और अगर 0 माइनस वो होता तो मुझे उसका क्या मिलता, वैल्यू मिल जाता, जितना भी आता, कर दोगे आप ये, सॉरी समथिंग, मतलब जिंक माइनस क्या होता, 0 होता। तो ये वो तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल का, किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ई नोट जो है आप क्या कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा, क्लियर है ना। तो बच्चों हमने अब तक किया है कि किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या है, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, जो SHE है या NHE है, हम किसी दूसरे सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए उसको कैसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो ये तो था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, लेकिन इसके बाद चलिए नॉन इक्वेशन को कल ही करते हैं, ठीक है। तो आप इतना कीजिए एक बार, हम कल की वीडियो के अंदर देखते हैं कि नॉन इक्वेशन जो है वो कैसे फॉर्म होता है, नॉन इक्वेशन को ड्राइव कैसे करते हैं, और नॉन इक्वेशन का हम यूज कैसे करने वाले हैं किसी भी पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, मतलब नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम जो है वो कल करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, थैंक यू।